लोकतंत्र के मंदिर से ललकारते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कह दिया कि जिस मुद्दे पर भी राजनीति करनी है आओ करो, तैयार हैं हम, डरते नहीं, लेकिन कम से कम कश्मीर को राजनीति का हिस्सा मत बनाओ। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। गिरेबान सबका होता है, इसमें झांकना भी जरूर चाहिए ताकि यह एहसास होता रहे कि क्या गलत किया क्या सही। लेकिन आज संसद में गृहमंत्री ने विपक्ष को दो टूक शब्दों में कहा, गिरेबान आप अपना झांकिए, 70 साल में आपने क्या किया, 370 लगी क्यों रहने दी। जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 370 खत्म होने के 17 महीने में हिसाब किताब पूछने वाली कांग्रेस पर गृहमंत्री जमकर बरसे। बोले 70 साल तक आपने इसे जारी क्यों रखा, जवाब इसका चाहिए। अधीर रंजन चौधरी के हर सवाल का अमित शाह ने जवाब दिया और मुकम्मल जवाब दिया। आज हम आपको वो जवाब सुनाएंगे, हर जवाब की पड़ताल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर। लोकसभा में जमकर गरजे गृहमंत्री अमित शाह। पीढ़ियों तक राज करने का मौका मिला, हिसाब हमसे मांग रहे हैं। गिरेबान में झांकें अपने हिसाब मांगने वाले, वो इस लायक हैं या नहीं। 70 साल तक आर्टिकल 370 जारी क्यों रखा, किसके दबाव में 370 को 70 साल तक जारी रखा गया, पूछा अमित शाह ने। जम्मू कश्मीर में ये 370 एब्रोगेट करने के बाद आपने जो सपना दिखाया था वो सपना बहाल नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर सामान्य नहीं हुए। 90,000 करोड़ से ज्यादा उनका वहां के बिजनेस खत्म हो चुके हैं। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आप कब कैसे सुधार करोगे, आप खुद बताएं। तो आप कम से कम ये तो बात कहिए कि मैं वादा तो किए हैं, लेकिन रात गई तो बात गई, चुनाव गई तो वादा गई, ये तो कम से कम आपको बोलना चाहिए। धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया, मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा। मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का, मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? जो टेम्परेरी था उसे 70 सालों तक क्यों चलने दिया। मैं तो दूंगा 17 महीने का हिसाब। क्या जायज था क्या नाजायज, जनता की निगाहों में किसने सही कहा और किसकी तरफ से सियासत की गई, इस पर बातचीत करेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अलका लांबा, प्रवक्ता कांग्रेस की, इस चर्चा में हमारे साथ। हरबख्श सिंह, प्रवक्ता हैं पीडीपी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे कुछ देर में। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान आपको नजर आ रहे हैं और अवनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। जो जुड़ चुके हैं उन सबका स्वागत करता हूं और सबसे पहले गोपाल कृष्ण जी आपसे ही शुरुआत करता हूं। 70 साल का हिसाब मांगकर ही 17 महीने का जवाब दिया जा सकता है क्या? नहीं, अमित शाह जी ने पूरा बताया कि इन 17 महीने में क्या किया। 55 के करीब प्रोजेक्ट सरकार चालू कर चुकी है। टनल जो अटल जी के नाम के स्मृति में जो रोहतांग की टनल है उसको बनाया है। IIM, ये IIT और एम्स को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। वहाँ के लोगों को रोजगार को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, उसको चालू कर दिया है। 74% वोटिंग के साथ लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं। MP के और MLA के इलेक्शन भी 3-3, 4-4% की वोटिंग से होते थे। अब जिस प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया वहाँ शुरू हो गई है, सारी बातें सरकार ने बताई है और साथ में यह कहा है कि आपने 70 साल में कुछ नहीं किया और 17 महीने में इतना शोर मचा रहे हो, क्या क्या किया, क्या क्या। जरूर पूछिए, गृह मंत्री जी ने सब कुछ जवाब दिया है। सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, आतंकवादी गतिविधियों को खत्म कर रही है, वहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ रही है, वहाँ के युवाओं को एजुकेशन से जोड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो सरकारी योजनाएं हैं वह 370 धारा के कारण उन योजनाओं का वहां पे किसी भी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। भ्रष्टाचार, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का वहां के सत्ता, वहां पे जो था उसका, उनका वहां पे कार्य क्षेत्र नहीं था, उनका प्रभाव क्षेत्र नहीं था। वह इसके कारण वो जो भ्रष्टाचार वहां बढ़ रहा था, केवल 3 परिवार जो वहां पे जमीनों पे कब्जा कर रहे थे, रोशनी एक्ट है, कितनी चीजें हैं। पूरे 370 का पर्पस क्या था? 3 परिवार जम्मू कश्मीर के
ठीक है। कश्मीर के ठीक खासकर, है। और एक केंद्र में नेहरू गोपाल कृष्ण परिवार। जी, तो यह पूरी गोपाल तरह से कृष्ण जी की लूटने बातें का काम कर रहे हैं। उन तथ्यों को भी गिनाती हैं जो विकास के प्रतीक के तौर पर 17 महीने में परिवर्तन के तौर पर गिनाई जा सकती हैं। और सवाल ये कि क्या इन 17 महीनों में कुछ ऐसा हो गया है जिसको लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए, और जो इसके पहले के 70 साल थे वो इतने खुशनुमा थे कि उसको गिनाकर ये कहा जा सकता है कि देखिए क्या खूबसूरत हुआ करता था और आपने क्या कर दिया। अलका लांबा। दिनेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लोकतंत्र बर्बाद किसने किया? लोकतंत्र नहीं था क्या? क्या विधानसभा लोकसभा के चुनाव होके वहां एक स्थिर चुनी हुई सरकारें नहीं थी? वो लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र का गला इन्होंने दबाया। अब उसे बहाली का जो है बात कर रहे हैं और अपना पीठ थपथपा रहे हैं। 70 साल की बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी टेन्योर हम में ही गिन लिया क्या आपने? अटल जी के क्या प्रयास थे केंद्र सरकार के, बताइए। महबूबा के साथ सरकार आप चला रहे थे, आप बताइए। लेकिन कुछ बताने को नहीं है। मैं आपसे साफ कह रही हूं, कश्मीर में सर्वदलीय जो डिफेंस कमेटी है ना, पार्लियामेंट की एक चुनी हुई कमेटी है, सांसद है पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी के, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सर्वदलीय एक जो है दल आप कश्मीर भेजिए, लद्दाख भेजिए। सरकार नहीं भेज रही। सरकार किसको भेज रही है? यूरोपियन यूनियन के जो डिप्लोमेट्स दिल्ली में बैठे हुए हैं ना, तालेबंदी से परेशान हो गए, उन्हें टूरिज्म पर भेजा, सरकारी खर्चे पर भेजा। उन नेताओं को कश्मीर घुमाकर लौट कर ले आए और जो चाहते थे वो बयान दिलवा दिए डिप्लोमेटिक तरीकों से। लेकिन जो हमारी चुनी हुई संसद के चुने हुए सांसद है, डिफेंस कमेटी पार्लियामेंट की, उनको जाने की इजाजत नहीं दी। गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में कहा, आ रहा हूं गोपाल जी, जवाब दीजिएगा। एक बार वो बात समाप्त कर लें, अगले जवाब क्या, अगले 1 मिनट में बात समाप्त कर लें। आप पूरी बात इनकी बातें आप नोट कर लें, जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जब बोलते हैं ना, या नेता विपक्ष जब सदन में बोलता है, तो वो सवाल जनता के होते हैं, और जब जवाब आते हैं ना, तो उम्मीद की जाती है वो जवाब भी जनता के लिए होंगे। लेकिन बात ये कि सवाल तो विपक्ष जनता की पूछता है। आज बजट के ऊपर भाषण हुआ, आपका पेट्रोल का दाम बता दीजिए, डीजल का बता दीजिए, एलपीजी गैस सिलेंडर का बता दीजिए, बेरोजगारी पर आप बता दीजिए। कोई सवाल का जवाब नहीं मिला। जवाब मिलता है पलटकर व्यक्तिगत हमले, नेहरू, गांधी, प्रियंका वाड्रा। ठीक है, इस पर गोपाल कृष्ण जी का जवाब हम लें उससे पहले एक डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे एक तटस्थ राय ले लेता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, पहले क्या कश्मीर और अब 370 एब्रोगेशन के बाद का कश्मीर, जिनको तकलीफ है कि आज चीजें सही नहीं है, क्या वो जायज हैं? देखिए, अगर हमने जम्मू एंड कश्मीर को पूरे तरीके से भारत के साथ इंटीग्रेट करना है तो 370 का हटाना जरूरी था। ये तो एक टेम्परेरी प्रोविजन था। इसको हटाने का कोई टाइमिंग परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग जिनको इससे कंफर्ट लेवल मिला हुआ था वो तो विरोध करेंगे। पाकिस्तान विरोध करेगा, ये तो कोई अनजानी बात नहीं है। 17 महीने तो बहुत कम समय। मैं कहता हूँ 70 महीने तक भी हालात पूरे तरीके से सामान्य नहीं आएंगे, लेकिन उस तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये टेम्परेरी प्रोविजन था जिसको हटाना जरूरी था, जिसको हटाया गया है। यही है कि अगर उनको इंटीग्रेट करना है तो उनके पास वही कानून उनके ऊपर लगना चाहिए जो हम पर लगता है, वही झंडा उनका होना चाहिए जो हमारा है। आप उनको अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकते। भारत का हिस्सा है तो भारत के संविधान उनको पूरे तरीके से लागू होना चाहिए। हटना जरूरी था। ये सरकार ने एक मजबूती का कदम उठाया है, इसका विरोध होगा ये भी पता था। जब भी इसको हटाते कोई ऐसा आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कादियान साहब कि जिनको कंफर्ट लेवल मिला हुआ था उनको तो तकलीफ होगी, जिनके लिए पहले वाली स्थिति सुभीते की थी पाकिस्तान के लिए उनको तो तकलीफ होगी। आपने बहुत बड़ी बात कही। अलका लांबा जी से इसका जवाब दूं उससे पहले मैं अवनिजेश जी के पास जाना चाहता हूं। अवनिजेश जी, ये जो कहा जा रहा है कश्मीर के संदर्भ में, वो ये कहा गया कि ये जनता की आवाज है, ये अपनी बात कोई नहीं कह रहा है। क्या वाकई जनता को तकलीफ है? क्या बाकी पूरे देश को इस बात से तकलीफ है कि 370 हट के एक नियम, एक कानून, एक झंडा, एक विधान वहां भी लागू हो रहा है? क्या इससे बाकी के देश को और कश्मीर के लोगों को दिक्कत है? अवनिजेश जी। दिनेश जी, अभी कहा कांग्रेस की प्रवक्ता ने कि विपक्ष को प्रश्न पूछने का हक है। मैं विपक्ष को प्रश्न पूछने का हक देता हूं, लेकिन विपक्ष को जवाब भी विपक्ष ने दिया है। पीडीपी के एक सांसद का संसद में दिया हुआ भाषण सुन लो कि जो हुआ वो मानना चाहिए, वो कहना चाहिए। ये विपक्ष में है पीडीपी। हमारे पास है, वो सुनाएंगे अलका जी को, उससे भी बात करेंगे। फयाज, कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, लेकिन वो पीडीपी के हैं और पीडीपी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां रूल कर चुकी है, कहीं इस वजह से उन्होंने तारीफ तो नहीं कर दी। आज भी कांग्रेस के साथ है। नहीं, पीडीपी आज विपक्ष में है, आज विपक्ष में है और कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ गुपकार गैंग में थी जिसमें इलेक्शन लड़ा।
नंबर एक बात, इसलिए विपक्ष ने ही जवाब दिया, वो एनडीए की पार्टी नहीं है पीडीपी, बिल्कुल भी नहीं है, ये बात साफ हो जानी चाहिए और सच बात निकली है। नंबर दो बात, मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूं कि दलितों को जो 1947 के बाद से आज तक वहां पर उनको मौलिक अधिकार नहीं मिले थे, उन दलितों के, वाल्मीकियों के मौलिक अधिकार बहाल करने के लिए किसने किया 70 साल में? जवाब सचमुच मांगना पड़ेगा भैया, 70 साल का हिसाब तो देना ही पड़ेगा कि चुपचाप आज संविधान की रक्षा करने वाले कहते हैं कि कोई भी संविधान में धारा इंक्लूड की जाती है पार्लियामेंट के थ्रू। 35 से कहां कर ली थी? संसद के अधिवेशन में की थी या चुपचाप राष्ट्रपति से साइन करवाए थे? क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं था क्या? सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी 35 से 1954 में जब किया गया। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूं, आपने सही कहा कि क्या इससे पहले कश्मीर में खुशनुमा माहौल था? 19 जनवरी 1990 से लेकर के और 5 अगस्त 2019 तक अगर आप देखें, अगर आप पिछले 5-6 साल हटा भी दें जिसमें कोशिशें हुई और ईमानदार कोशिशें हुई, मुझे ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होता, अगर ईमानदार कोशिशें नहीं होती तो मैं कहता कि हाँ इस सरकार ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन अगर ईमानदार कोशिशें हुई हैं तो विपक्ष का सांसद भी, पीडीपी का सांसद भी कहता है कि जो हुआ उसको मानने में ही भलाई है। और ये मैं मानता हूं कि यहाँ मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद आपके पास भी उनको वो मैं मना नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ये आपके दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको तो मनाते हुए संसद के भीतर भी जगह है, संसद के बाहर भी जगह, वो तो नहीं मानने वाले जिस तरीके तो क्या अलका जी देश हित के मुद्दों पर भी सियासत की जाएगी? आज एक बात कही गई, आइए चलते हैं इसको लेकर अभिजीत जी, अलका जी के पास चलते हैं। देश के सबसे सेंसिटिव मुद्दे पर वो सब कुछ हुआ, वो वाली बात क्यों कही जाए जो पाकिस्तान से मिलते जुलते सुरों में हो? अलका जी देखिए, मुझे बहुत हैरानी हो रही है पाकिस्तान की जबान, यानी कि इस सरकार से लोकतंत्र में सवाल कर दिया जाए तो पाकिस्तान की जबान है, ये कहकर हमारी जबान कोई दबा नहीं सकता है। बिल्कुल पूछेंगे, डंके की चोट पे पूछेंगे। 370 हमारी जब तक सरकारें रही, अटल जी तक की हिम्मत नहीं हुई 370 को हटा पाते, तो 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पे उंगली उठाए, उनसे अपने आप ही जवाब लेते रहे, उनके शासनकाल में जो मंत्री रहे। 370 हटाने पर अब चर्चा नहीं है, 370 हटाने के पीछे जो मंशा थी, जो अचीव करना था, क्या वो अचीव कर पा रहे? क्या वहां खुशहाली है? क्या वहां रोजगार है? क्या वहां पर सब तरीके से बहाली हो चुकी है? सवाल है ना। सिर्फ इस बार के बजट में प्रोजेक्ट के नाम पर ये प्रोजेक्ट, ये अटल टनल प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था? जरा इनसे पूछिएगा। सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी की कुछ देर रोकूं आपको प्लीज, थोड़ी देर रोकता हूं, थोड़ा सा रोकता हूं, आप पूछिए, डंके की चोट पर आप सवाल पूछिएगा। एक बात सुन लीजिए जरा, जिसका जिक्र हो रहा है, फैयाज ने क्या कहा था, पीडीपी के सांसद हैं और क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। सुनाइए जरा, थोड़ी देर रुक जाएं अलका जी प्लीज, सुन ले इसको। मैंने देखा है सर, जो उज्ज्वला स्कीम है या बाकी स्कीम है, मैं जब म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन था, हमें साल में 5 लाख रुपया मिलता था। आज हमारे जो लोग हैं, मैं जब उनसे पूछता हूं, वो कहते हैं कि हमें 14th FC में 5 करोड़ मिले। जो हुआ वो कहना चाहिए सर। इसी तरह गैस का सर, कल तक हमारी जो लेडीज थी वो जंगल से लकड़ी लाती थी, जो ऊपर गांव में है, आज उनके घरों में भी गैस है। जो काम हुआ वो कहना चाहिए सर। और ये हमने उसका एक बड़ा छोटा सा एक्सर्प्ट सुनाया है, पूरा नहीं सुनाया। उन्होंने इस फहरिस्त को लंबा गिनाया है और कहा है जो हुआ है वो कहना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या इन बातों को आप भी खातिर में लाने के लिए तैयार हैं अलका जी? कांग्रेस भी खातिर में लाएगी, मानेगी हाँ ये चीजें हुई हैं? आप उज्ज्वला योजना की जो भाषण दे रही है पीडीपी, उनकी हकीकत तो जान लें। सब्सिडी खत्म कर दी गई है। जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला था उसमें से 10 करोड़ लोगों ने सिलेंडर छोड़ दिया, भरवाया ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये मैं नहीं कह रही, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। इन्हें कहिए उठाकर तो देखें, सब्सिडी के नाम पर करोड़ों रुपए का विज्ञापन प्रचार प्रधानमंत्री जी ने हर पेट्रोल पंप पे किया था, वो सब्सिडी तो खत्म हो चुकी है। 10 करोड़ लोग जो चूल्हा छोड़कर सिलेंडर पर आए थे, उन्होंने 10 करोड़ ने भरवाया ही नहीं। सच्चाई आज की ये है जो शायद पीडीपी को पता नहीं, और पीडीपी के जो है बयानी का फायदा इनको लग रहा है। एक बात आपसे और पूछकर अलका जी मैं जाना चाहूंगा गोपाल जी के पास, क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? आदर्श स्थिति में कांग्रेस क्या समझती है, क्या हुआ होता तो सरकार को नंबर देती कि हाँ ये ठीक किया आपने? 370 एब्रोगेट ना की गई होती, या इतनी जल्दी कितना विकास हो गया होता तो आप कहती हाँ ठीक हुआ? देखिए, आप मुझसे सिर्फ कश्मीर के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कश्मीर भी वही दिख रहा है जो सारे देश में दिख रहा है।
अगर सारे देश में बेरोजगारी है, सारे देश में महंगाई है, तो मुझे बताइए कश्मीर कैसे खुशहाल हो जाएगा? तो आज खाली कश्मीर की बात नहीं, हर राज्य, कश्मीर तो और बदतर हालत में होगा, क्योंकि लोकतंत्र की बहाली अब शुरुआत की जा रही है। वो लोकतंत्र जो पहले बहाल था उसे बर्बाद करके शुरुआत की जा रही है। ठीक है, 40 सेकंड में जरा गोपाल कृष्ण जी के और अवनीश जी के पास जाकर आपके पास फिर से आता हूं, कादियान साहब के पास भी होकर आता हूं एक बार। गोपाल जी देखिए दिनेश जी, 2-3 चीजें हमें बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए, क्योंकि धारा 370 अपने आप में संसद का वचन था कि यह टेम्पररी है, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हटाना ही अपने आप में बड़ी बात है, और वह एक हट गई। यह देश के लिए बड़े सुकून और जो संविधान के प्रति जो हमारी प्रतिज्ञा थी उसका पूरा करने का काम उसमें हुआ है। दूसरी बात, आप देखिए सरकारी योजनाओं का वहां पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। धारा 370 हटने के बाद उन योजनाओं का लाभ वहां के प्रदेश के लोगों को मिलने लग गया। यह अभी पीडीपी के एमपी साहब ने भी कहा। तीसरी बात, महिलाओं के प्रति 370 के कारण अलग तरीका का व्यवहार था। वहां पे महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे और भी कई राइट्स उनके नहीं थे। 370 हटने के बाद वो राइट उनको मिल गए। सिख बंधुओं को वहां पे सिटीजनशिप 1948-47 में जो वहां गए थे, वहां के राजा ने प्रॉमिस किया था उन बंधुओं को 35A के कारण वहां की सिटीजनशिप, वो वहां की नागरिकता लंबी फहरिस्त है गोपाल जी गिना रहे हैं। मैं आऊं आपके पास, दोबारा आऊं गोपाल जी प्लीज। नहीं, मैंने इतनी देर से शांति से सुना, थोड़ा एक बार इसके बाद मत बोलने दीजिएगा मुझे। दलितों के साथ अभी अजनीवेश जी ने बताया किस तरह दुर्व्यवहार था, वो हट गया। और कश्मीरी पंडित को तो भूल ही गए, उनके साथ कितना बुरा हाल था, उसके साथ किस तरह से उन्हें भगाया गया था। रोशनी एक्ट में जमीन कब्जा कर दे, कितने बात बताए, इसमें 54 में से 28 योजनाएं पूरी कर ली इतनी जल्दी। 25,000 योजनाएं। मैं फिर से आऊंगा गोपाल जी आपके पास। नहीं, मैं पुनः आता हूं आपके पास। नहीं, मैं ये लास्ट बात कह रहा हूं। 25,000 रोजगार इस नए जो एक्ट, आज जो पार्लियामेंट में जिस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी, उसके द्वारा नए रोजगार के सृजन होंगे। तो इतने सारी चीजें हो गई, इन्हें दिखता नहीं, तो ये काला चश्मा पहन के तो ये देखने के लिए तैयार नहीं है, चीजें सामने हैं, देखने के लिए अलका जी तैयार नहीं। मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के अफसरों पर संसद में सवाल उठे, जवाब दिया गया। ओवैसी ने मुस्लिम अफसरों की कमी पर सवाल उठाए थे। शाह ने पूछा कि अफसरों को हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे क्या? अफसर को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला सेकुलर कैसे होगा? 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 IAS के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में से 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। IPS में आ जाइए सर, 66 पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में 108 यानी 43.54% मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं? और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन कर दें? भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दें? क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काय का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसी कुछ एक बात कह दी उन्होंने अफसरान के संदर्भ में भी, और उसको अमित शाह जी ने कहा कि जो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम में तकसीम करके चीज़ें देख रहा है, यहाँ तक कि अफसरों को भी, वो किस तरीके से सेकुलर हो सकता है? अब सवाल ये है अवनीश जी कि क्या वो अपने टारगेट ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं ओवैसी?
नहीं, वो तो संविधान के रक्षक हैं, महाधर्म निरपेक्ष हैं। यहाँ पर जो उस एक समुदाय की, एक कम्युनिटी की बात करें, वो तो यहाँ पर कांग्रेस के एक नेता कमलनाथ कहते हैं कि मुझे 90% नहीं 100% मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्ष पार्टी है वो। उनके नवजोत सिंह सिद्धू कहें तुम 65% हो, यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ तो नरेंद्र मोदी पर ऐसा छक्का मारना कि बाउंड्री पार जाकर के गिरे। वो धर्मनिरपेक्ष है, वो धर्मनिरपेक्ष है। ये सब धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता की अजीबो गरीब परिभाषा है इस देश 70 साल से चल रही है। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एक हो जाओ। अरे सांप्रदायिक शक्ति वो नहीं है जो 90% की जगह 100% वोट मांग रहा है, जो अफसरों को कह रहा है इतने हिंदू इतने मुसलमान हैं। इस हिसाब से प्रशासन चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, 17 महीनों में ये बताइए, वहां जो रोज स्कूल जलते थे ताकि कश्मीर के बच्चों को शिक्षा ना मिल सके, कितने स्कूल जले 17 महीनों में? मेरे लिए तो सबसे संतोष की बात यह है कि वहां के स्कूलों में आग नहीं लगाई जा रही। ये सबसे संतोष की बात है। वहां के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलों में आगे आ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। कश्मीर के लोग, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, वहां की पुलिस में, आर्मी में, फौज में भर्ती होने के लिए आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये मुख्य धारा से जोड़ने की बात है। और 17 महीनों में इतना रास्ता पार किया है, इतना रास्ता पार किया है जो मृग तृष्णा वालों को नहीं दिखाई देगा। जो मृग तृष्णा जिसमें आंखों में कालिया बिंद आ जाता है, दूर का नहीं दिखाई देता, वो बहुत पास का देखते हैं। हमेशा दूर का देखना चाहिए। आज से 17 महीने की नहीं, मैं सचमुच कह रहा हूँ, कादियान साहब ने सही कहा कि 70 महीने, मैं 70 महीने की बात भी नहीं करता हूँ। आप कुछ और समय दीजिए। तो गोपाल कृष्ण जी ने भी ये बात कही, जो देखने के लिए तैयार नहीं है उनको कैसे दिखाया जाए। और ये बात अवनिजेश जी भी कह रहे हैं। अवनिजेश जी आता हूं। अवनिजेश जी भी ये बात कह रहे हैं कि जो दृष्टि दोष लेकर घूम रहे हैं उनको कैसे संभाला जाएगा। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, मैं आपके पास आता हूं। एक बात मैं ये जानना चाहता हूं कि जब फोर्सेस के लोग ये देखते होंगे, जिन्होंने वहां खड़े होकर जनता की सेवा में कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने देखा है कि लोगों को कैसे आतंकवाद ने जलाया है, और दीवार बनकर खड़े होने वाले वही लोग थे। जाहिर है चीज़ों में तब्दीली आई है, लेकिन एक नज़रिया यह भी है कि चीज़ें जैसी कही गई थी वैसी नहीं है। फोर्सेस के लोग इसको कैसे देखते होंगे? पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, फोर्सेस के लोग उसको कैसे देख रहे होंगे? देखिए, फोर्सेस जो है वो देश की सेवा करती हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सेवा नहीं करती। यही वजह है, और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बड़ा भारी पॉजिटिव है कि सरकार बदलती है लेकिन फौज अपना काम उसी तरीके से करती रहती है। फौजें बिल्कुल सेकुलर हैं, वो देश के लिए वहां डटी हुई हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश गड़बड़ी वो कर रहा है, वहां पर वो खड़ी रहेंगी। ये 70 तो मैं एक फौजी के नाते, एक नागरिक के नाते कह रहा हूँ कि इसका हटना जरूरी था, अगर हमने उनको आपस में मिलाना है पूरे तरीके से। और इतिहास देश में 17 महीने कुछ भी नहीं होता, एक मामूली चिन्ह होता है। 70 महीने मैंने कहा है, समय लगेगा। जो कंफर्ट लेवल पिछले 70 साल से था उसको बदलने में, लोगों की सोच विचार बदलने में समय लगेगा। और वो शुरुआत है, डेवलपमेंट हो रही है। खुद आपके लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ तक फोर्सेस का ताल्लुक है वो अपना काम करते रहेंगे। उनका फोकस LOC के पार है। इंटरनल सिचुएशन जिसमें कश्मीर लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान की वजह से, वो भी हैंडल कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। उन पर कोई असर उनके फंक्शनल एबिलिटी पर नहीं पड़ेगा 370 के हटने से या उसके रहने से, लेकिन देश को असर पड़ेगा कि हमारा एक राज्य अलग थलग नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, वक्त मिलना चाहिए, असर आएगा, वक्त लगेगा। क्या ये असल में विपक्ष वक्त देने के लिए तैयार नहीं है सरकार को? अलका जी नहीं, मेरी देखिए दिनेश जी, इन्होंने कहा हमने चश्मा लगाया हुआ है, हमें वहां पर विकास नहीं दिख रहा है। 17 महीनों से 2G पर चलाया आपने, पूरे देश विश्व से काट कर रखा कश्मीर को। ना उन्हें कुछ पता लगा देश के विश्व की सच्चाइयां, देश की सच्चाइयां, ना हमें पता लगा वहां हो क्या रहा है। कितने लोगों को जेल में डालकर रखा हुआ, ये भी बता दे किस तरीके से नेट काट कर, किस तरीके से समझ रहे हैं। आज भी एक ही सवाल करूंगी, जब आप यूरोपियन यूनियन के लीडर को अपने खर्चे पर वहां जहाज में बिठा कर ले जा सकते हैं, तो लोकतंत्र में चुने हुए सांसद, सर्वदलीय नेता जो है वहां जाकर हकीकत क्यों नहीं देख सकते हैं? चश्मा हमने नहीं लगाया हुआ। अलका जी, एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सामान्य लोग जो ये देख रहे होंगे कि वहां पर जिन लोगों ने लोगों के लिए सियासत का दम भरा, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं,
उन्हें एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, सच्चाई ना देख पाए और उनकी आवाज ना बन पाए, ये इन्होंने किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां सियासत में जम्मू कश्मीर का भला नहीं हुआ, इसलिए ये जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं उनको ले जाकर वहां गड़बड़ी फैलेगी इस अंदेशे से नहीं किया गया ऐसा? भला कौन कर रहे हैं? सियासत से जुड़े हुए लोग ही तो भला कर रहे हैं। 6 साल से ऊपर इनको केंद्र में हो गए, मुफ्त पीडीपी के साथ सत्ता इन्होंने चलाई, 17 महीने से राष्ट्रपति शासन 3 हिस्सों में टुकड़े कर दिए, केंद्र शासित राज्य बना दिए, गवर्नर इनका, सब कुछ इनका, उसके बाद भी अभी और समय चाहिए, अभी और समय चाहिए, ये कह कर करके सिर्फ किसी तरह जो है ये चाहते कि गोपाल कृष्ण जी, सर्वदलीय एक ट्रुप ले जाने के संदर्भ में जो मांग है वो मांगने में क्या समस्या थी? और ये देश आज तो गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि जो भी जाना चाहे जाए, कोई रोक नहीं रहा, कोई साफ। जब पटल पे, संसद के पटल पे गृह मंत्री जी ने कह दिया कि सर्वदलीय टीम वहां पे चले जाए, क्या दिक्कत है? अरे आप वहां सबसे बड़ी प्रजातंत्र का शो पीस होता है कि आप इलेक्शन करवाएं। मैंने बताया पहले 3-4% के वोट पे MP MLA बन जाते थे, आज वहां का लोकल बॉडी इलेक्शन में 74% की वोटिंग हुई है। इतने दिनों बाद पहली बार इतने इलेक्शन वहां पे लोकल बॉडी के हुए, लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वोटिंग परसेंटेज 74% तक हुआ है। और उसके बाद अब सर्वदलीय जो डेलीगेशन ले जाए ना, गृह मंत्री जी ने तो पटल पे कह दिया, फिर क्या दिक्कत है? अब क्या समस्या है? कल ही चले जाए, चाहिए कल ही जाइए। बताइए, ये कैसे हमारे आंतरिक मामलों में बाहरी लोग क्यों बोले? उन बाहरी लोगों को, डिप्लोमेट को, यूरोपियन यूनियन के नेता को अपने जहाज में अपने खर्चे पर सरकारी अमले के साथ भेजते हैं, या नेता खुद ही उठ के। अरे आप चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलते हो तो उनको समझाना पड़ता है। अगर आप लोग देश के हित में बात कर रहे होते जानकारी तो ये सब नहीं करना पड़ता। आप समझ रहे हैं? जब सरकार भेजेगी ना, आप विदेशों में भारत के खिलाफ प्रचार करते हो, आपकी बातें लेके होगा। आज प्रशासन जवाबदेह नहीं है। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता बोलते हैं एंटी इंडिया भाषा, टूरिज्म में नहीं चाह रहे हैं कि अपनी टिकट कटाएं और कश्मीर घूमकर हम लौट आए। हम वहाँ के सरकारी अधिकारी, पुलिस, प्रशासन हर एक से बात करना चाहते हैं। जाइए, स्वागत है। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्यों उन लोगों को ले जाना पड़ता है डिप्लोमेट्स को, है ना? तो क्यों नहीं जा सकते? नहीं, आंतरिक मामला था, क्यों आपने बाहर के यूरोपियन यूनियन के नेताओं को अपने सरकारी खर्चे पर आप जो बातें करते हैं, क्या था उन्हें दिखाना चाह रहे थे आप, जिसका लाभ वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे खिलाफ उठाएंगे? आप बताइए, क्या जरूरत है यूरोपियन यूनियन के लीडर को कश्मीर घुमाने की? और हमारी चुनी हुई लोकतंत्र में हमारे ही सांसद नहीं जा सकते? महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब ले लेते हैं अलका जी, सुन लेते हैं जरा। गोपाल जी जल्दी से। देखिए, इसलिए जरूरी था विदेशी लोगों को ले जाना और दिखाना, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता वहां पे भारत के खिलाफ बयान देते, जिसके कारण विदेशी तत्व जो है इनके बयानों को वहां पे प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस वगैरह में। विदेशी सैबोटाज करने वाले एलिमेंट्स को बल मिलता, इसलिए उसकी काट के तौर पर ऐसा किया गया, ये कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर देखिए। अलका जी, आऊंगा मैं आपके पास। गृह मंत्री अमित शाह की विपक्ष को खुली चुनौती है, कश्मीर छोड़कर किसी मुद्दे पर करें राजनीति, आए, हम तैयार हैं राजनीति के लिए, लेकिन कश्मीर के मामले में सियासत ना की जाए। हम लोग जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी चिंतित है। चिंतित इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक सामान्य हालात पैदा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी चलता है। जम्मू कश्मीर में लोगों के अंदर डर, भयभीत, सारे कुछ जो भय की माहौल वो अभी तक मंडरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर साहिब फारूक अब्दुल्ला जी, मुफ्ती जी, उमर अब्दुल्ला साहब, सबको अब हिरासत में ले लिया था। कितने अनगिनत लोग अभी भी जेल में सड़ रहे हैं, इसका कोई हमारे सामने तथ्य नहीं है। तो आप जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान की एक हिस्सा मानने के बाद भी, जो हिस्सा पहले से था, आपने सपना दिखाया था, फिर भी आप सारे जम्मू कश्मीर को एक कैद खाना में बदल देने का कोशिश किया था उस समय। आप याद करके देखिए। मगर मेरा इतना ही कहना है अभी भी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं। बहुत सारी चीजें राजनीतिक करने के लिए। आ जाइए राजनीतिक मैदान में, दो हाथ कर लीजिए, कोई नहीं डरता है, कोई नहीं डरता है।
अलका जी कैसे लेती हैं आप इस बात को? इतना संवेदनशील दिनेश, मुद्दा है, इसको लेकर कम से कम राजनीति ना हो। दिनेश जी, आपको पता है पंजाब और पाकिस्तान की सरहदें मिली हुई हैं, आपको मालूम है, आपको ये भी मालूम है वहां आतंकवाद 80 और 90 के दशक में किस चरम पर था। क्या वहां पर हम लोगों ने लोकतंत्र बहाल करके आज की स्थिति देखिए? क्या हमने कभी भी मना किया कि पंजाब के आतंकवाद पे बात नहीं होनी चाहिए? मात्र अपनी नाकामियां, कमजोरियां छुपाने के लिए कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद पंजाब में भी था, पर कुर्बानी दी इंदिरा जी ने, लेकिन वहां आज लोकतंत्र बहाल किया। आपने तो बने बनाए लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। ये कोई नक्सली नेता नहीं थे जिन्हें आपने जेलों में, देख रहा हूं इशारा, के तहत चुने हुए मुख्यमंत्री रहे, जिनका जिक्र आज नेता विपक्ष ने किया है। तो साफ मैं कह रही हूँ, जम्मू कश्मीर को अलग रखिए। कैसे अलग रख दे? जो सबसे ज्यादा शोषित, पीड़ित और हिंसा और जहां पर सब बर्बाद कर दिया, आज सबसे ज्यादा अगर जरूरत है बात करने की वो कश्मीर की। अगर कश्मीरियों की आवाज बनकर आप हम नहीं बोलेंगे, इसका नाजायज फायदा हमारा दुश्मन उठाएगा जो पड़ोस में बैठा है। हमें सबसे ज्यादा अगर बात करनी है बहाली की, खुशहाली की, विकास की, रोजगार की, वो कश्मीर को सबसे पहले रखें। अलका जी, मोहम्मद फैयाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने वो फहरिस्त गिनाई थी और जिसमें आपने ये कहा कि इनसे जरा ये भी पूछिए कि वहां उज्ज्वला योजना का लाभ किस तरीके से मिल रहा है। उज्ज्वला योजना तो खुद में अपने आप में करप्शन का अड्डा है, आपने ये कहा। हमारे साथ फैयाज जुड़ रहे हैं। फैयाज कैसे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? बस बिल्कुल ठीक। जी जी बोलिए। एक्चुअली आपने जो कहा था पार्लियामेंट में, वो हमने यहाँ डिस्कशन के दौरान रखा कि जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उनको खातिर में लाना चाहिए, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। ये बात आपने पार्लियामेंट में कही थी। अलका जी ने यहाँ कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए जो हमसे बात कर रही हैं, उन्होंने ये बात कही कि देखिए वहाँ पर और हालात खराब हो गए, बना बनाया वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप था, उसको आपने तबाह कर दिया वहाँ पे चीज़ें सुधारने के मामले में। तब मैंने आपकी कही हुई बातें गिनाई कि देखिए एक पीडीपी के सांसद ये सब कह रहे हैं, क्या इसको एक्नॉलेज करेंगे आप? उन्होंने कहा जाइए पहले उनसे ये पूछिए कि उज्ज्वला में कितने लोगों को फायदा मिला है, तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। जरा बताएंगे वहाँ तब्दीली क्या आई है 17 महीने में? नहीं, देखिए जहां तक उन्होंने कहा कि वो जो वहां पे एक डेमोक्रेटिक स्टेप था वो बर्बाद हो गया, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है, जहां तक उज्ज्वला स्कीम का या बाकी स्कीमों का फायदा पहुंचाने का जो काम है, देखिए जो चीज होती है उसको कहना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार करे, उसमें कोई ये कहने में किसी को कोई ये हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जहां तक उज्ज्वला स्कीम का सवाल है, मैंने इसलिए वहां पे बताया, देखिए हमारे वहां पे जो है वो पहाड़ी एरिया है। मेहमानों से अनुरोध है, मैं उनको देख रहा हूं, उनके पास आऊंगा, थोड़ी देर इंतजार करें। अलका जी आपको भी और अवनीश जी आपको भी। जी कहिए फैयाज, हेलो, तो पूरी कीजिए बात। वो तकरीबन उसका फायदा वहां के लोगों को पहुंचा। हाल ही में अभी मैं आपको बताऊं, जो अभी आयुष्मान भारत की एक स्कीम लागू की गई, जिसमें हमारे स्टेट में हर एक, चाहे वो कोई करोड़पति है या कोई गरीब है, सबको मिलेगा 5 लाख तक का वो जो कार्ड, गोल्डन कार्ड मिलेगा, उससे हर एक को फायदा। देखिए उसको कहने में आपको कोई झिझक नहीं आनी चाहिए। जो चीज हो रहा है उसको कहना चाहिए, जो चीज गलत हो रहा है उसको भी कहना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे तबाह हो गया आपके हिसाब से? देखिए मैं बताऊंगा। जहां तक सवाल है जो अलका जी ने कहा, आप वहां पे अभी जब पंचायत का इलेक्शन हुआ, वहां पे डीडीसी का इलेक्शन हुआ, बीडीसी का इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ। देखिए इस वक्त जो है, आप जब ब्यूरोक्रेट कहीं पे चलाते हैं, उनके पास लोग नहीं जाते हैं, उनका सिस्टम है चलाने का अलग तरीका है, लेकिन जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनसे लगे। आप देख लीजिए अभी जो है हमारे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की कोई नुमाइंदगी रही नहीं। चलिए तो अवनीश जी ये फर्क है और इसलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का भला नहीं हुआ वहां। दिनेश जी, जब 19 जनवरी 1990 के पश्चात वहां से 5 लाख हिंदू कश्मीरी निकाल गए नहीं, ये लोग तो कहते हैं भगोड़े थे इसलिए भाग गए यहाँ से। कोई अपना घर छोड़ के भागता है क्या? तब लोकतंत्र जीवित था वहां पर। उसके बाद जो चुनाव होते थे, एक ही समुदाय रह गया, तब लोकतंत्र जीवित था। वो 5 लाख लोग, 5 लाख परिवार जो है जम्मू में, दिल्ली में, पंजाब में, अलग अलग जगहों में, दड़बों में, कैंपों में, टेंटों में पड़े रहे पिछले 30 सालों से। वो ठीक है, वो लोकतंत्र है। क्या किया पिछले 30 सालों में उनके लिए, और कौन उसके लिए जिम्मेदार? उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपने ही देश में एक आदमी शरणार्थी बन जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अपने कंधों पर? उस समय की सरकार लेगी कि नहीं लेगी? अरे विपक्ष को, मैं कहता हूं कि विपक्ष को विरोध करने का हक है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष को सामने विकल्प भी रखना चाहिए कि ये नहीं, ये होना चाहिए। 2G की बात करते हैं आप,
2G से जिनके घर छीन लिए गए उनसे वो ज्यादा बेहतर है या 2G? और यहाँ पे तो 500 टावर तोड़ दिए गए, उसकी तो बड़ी उछल करके कांग्रेस समर्थन कर रही थी, और आज यूरोपीय यूनियन की बात कर रही है कि विदेशियों को। मोहम्मद फैयाज, मैं आपको सुना आपने? ग्रेटा और रेहाना कहाँ की हैं? देखिए बिल्कुल मैंने सुना। अवनीश जी, वक्त कम है, सबसे जवाब भी ले लें तो आपकी बात का जवाब भी मिल जाएगा। जी अवनीश जी प्लीज, आपने नटशेल में अपनी बात कह दी है, बात महत्वपूर्ण कही है। पहले क्या हो रहा था, क्या वो लोकतंत्र जिंदाबाद का हवाला था? जी ठीक है अवनीश जी प्लीज। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। देखिए जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। कांग्रेस ने यहाँ इस देश में 70 साल हुकूमत की, और 70 साल में इन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया वो आपके सामने है। यह आज की बात नहीं है, इनके टाइम में इससे ज्यादा जाती हुई है। इन्होंने तो ज्यादा गला घोट लिया है। जो हम कह रहे हैं, जो अलका जी कह रही है, कांग्रेस के टाइम में तो ज्यादा बर्बादी हुई है। एक तो आप देख लीजिए, आज अगर कश्मीर में कहीं आवाज उठ रही है, जम्मू में कहीं आवाज उठ रही है, 70 सालों में इन्होंने एक 4 लेन नहीं बनाई, वहां तक इन्होंने ट्रेन नहीं पहुंचाई। तो ना अलका जी, आप कोई करता है, अब अगर आज के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 22 तक पहुंचाएंगे, तो हमको को किस तरीके से बंद रखा, आज इन नेताओं की मजबूरी हो सकता है। जिस भाजपा ने इनके साथ धोखा दिया, इनकी पीठ पे छुरा घूपा, पूरी लोकतंत्र बर्बाद कर दिया, आज इन्हें कांग्रेस से ज्यादा अच्छा राज्य भाजपा का लग रहा है। तो मुझे लगता है कमजोर नस पकड़ी हुई है, वो जब तक मुक्त नहीं होगी ये कश्मीरियों की आवाज बनकर ये बोल नहीं पाएंगे। कश्मीरी पंडित, मैं पूछना चाहती हूँ, कितने कश्मीरी पंडितों को वापस बसा दिया गया है, कितनों को जमीन और नौकरी दिला दी गई है। 370 के बाद बिहार, बंगाल में चुनावी भाषणों में कहा जा रहा है कश्मीर में जमीन खरीद लीजिए। अजय आप ही बता दीजिए, कितने कश्मीरी पंडितों ने जमीन खरीद ली है अभी तक, कितनों को घर और रोजगार दे दिया है? आंकड़े दिलवा दीजिए, मैं मान जाऊंगी। दिनेश जी आंकड़े दिलवा दीजिए, मान जाऊंगी, सलाम करूंगी इन्हें। मोहम्मद फैयाज, क्या हाल है कश्मीरी पंडितों के फिर से वहां बसने के लिहाज से, क्या देखते हैं आप? देखिए कश्मीरी पंडित जो है उनका अपना वहां पे लैंड है, उनको किसी की वो नहीं है कि कोई उनको वहां पे, उनका सब कुछ है वहां पे, वो आए बैठे वहां पे। ये उस वक्त एक दौर ही ऐसा बना, उसमें भी कांग्रेस की ही गलती है। अगर इन्होंने 1987 में वो इलेक्शन में धांधली नहीं की होती तो आज हम ये आपकी कोई कमजोर नस दबी हुई है ऐसा समझ में आ रहा है अलका जी को, और इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? तो ये तो इसलिए हम भुगत रहे हैं। ये गलतियां जो है, ये गलतियां जो हुई हैं, हम आज भी कहते हैं बीजेपी के लोगों से भी ये गलतियां आप मत दोहराओ जो उन्होंने की है, जिसकी वजह से हमारे जो कब्रिस्तान है लाखों में लोग मरे और वो भर गए। बेहतर ये रहता है। ठीक है, और मुझे ये लगता है कि आप सबकी बातें सुनने के बाद जनता को एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव इस मुद्दे पर मिल गया होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को। गोपाल जी, वक्त होता निश्चित आता, मैं बिल्कुल वक्त नहीं है, माफी के साथ आपसे विदा चाहता हूं। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में यही विदा चाहिए, लेकिन एक बात यहां पर यह देखने को मिलती है कि क्या वाकई उस एक मुद्दे में जिस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, देश हित को सबसे ऊपर रखते हुए सोचना चाहिए कि उस पर पॉलिटिक्स हो रही है क्या आज करेक्ट होना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? पॉलिटिकली करेक्ट होना, अपनी गैलरी को एड्रेस करना, अपने टारगेट ऑडियंस को एड्रेस करना, क्या यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? ये चर्चा आपके सामने थी, आप तय कीजिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।